बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। और भाई हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस हिंदी मीडियम से। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई इंग्लिश मीडियम कब स्टार्ट होगा, तो इंग्लिश मीडियम को भी करेंगे, ठीक है, जल्दी करेंगे। इतनी ज़्यादा आप फरमाइश कर रहे हो तो इंग्लिश मीडियम भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। आज हम करेंगे लेसन 9 के क्वेश्चन आंसर्स। उस लेसन को हम रीड कर चुके हैं, लास्ट 2 वीडियोस में कवर किया हमने, क्योंकि लेसन बहुत बड़ा था आपका। तो आप लास्ट वीडियोस देखें, जिससे जो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे वो आपको लर्न करने के लिए ईजी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब हम इंग्लिश मीडियम करें तो आप सब अच्छे से कर पाओ, ठीक है। चैप्टर 9 सजीव एवं उनका परिवेश। हमने लेसन में देखा कि किस तरीके से जो सजीव होते हैं वो जहां भी पाए जाते हैं वो किस तरीके से उस क्षेत्र के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, ठीक है। यही सब हमने पढ़ा। ऊंट है वो मरुस्थल में कैसे रहता है, शंकु आकार के पौधे पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे अपने आप को जीवित रख पाते हैं, कैक्टस जैसा पौधा मरुस्थल में कैसे पाया जाता है। तो ये सब इंटरेस्टिंग सी बातें हमने लेसन में पढ़ी, ठीक है। तो आप एक बार लेसन की जो रीडिंग वाली वीडियोस हैं उनको जरूर देखना कि कितनी अच्छी अच्छी चीजें हमने जानी कि कौन किस तरीके से अपने आवास को बनाता है, अपने परिवेश को के अनुसार ढल जाता है, ठीक है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आवास किसे कहते हैं? आवास किसे कहते हैं? किसी स्थान का परिवेश। आंसर है आपका किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं, उसे उनका आवास स्थान कहा जाता है। ठीक है, आवास स्थान होता है एक तरह से घर। जैसे हम मनुष्य हैं तो हमारा घर होता है, ठीक है। उसी प्रकार सभी जीव जंतु, सभी प्राणी, सभी सजीव जहां रहते हैं तो उनको उनका क्या बोलेंगे? आवास स्थान। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कैक्टस के बारे में पूछा है। हमने इसको एक्टिविटी से भी समझाया, जिस बच्चे को इसको डिटेल से देखना वो लास्ट वीडियो को देखेंगे। कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? अब है आपका शब्द अनुकूलित। अनुकूलित क्या होता है बच्चे? किसी भी वातावरण में, चाहे वो पौधे हो, चाहे हम मनुष्य हो, चाहे वो कोई जीव जंतु हो, ऊंट हो, मछली हो, कुछ भी हो, ठीक है, कि वो उस वातावरण के अनुसार खुद को कैसे ढाल लेते हैं, वो चीज होता है किसी भी परिवेश में अनुकूलित हो जाना, उसको बोलते हैं हम अनुकूलन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो कैक्टस है वो मरुस्थल में कैसे सर्वाइव कर पाता है, उसके क्या क्या रीजंस हैं। आंसर है आपका, पॉइंट से लिखते हैं जिससे आपको लर्न करना इजी हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन करने के लिए इसकी पत्तियां कांटों से भरी होती है। हमने लास्ट चैप्टर्स में देखा था कि जो वेपोराइजेशन है, वाष्पोत्सर्जन है, वो कौन करता है? पौधे की पत्तियां करती हैं, जिनकी हेल्प से वो क्या करती है? खाना बनाती है। लेकिन कैक्टस में क्या हो जाएगा? इसकी जो पत्तियां है ना वो कांटों से भरी हुई होती है। आपने आई थिंक देखा भी होगा कैक्टस का पौधा। तो वो क्या करते हैं कि इसमें कांटों से भरा होता है, तो जो वेपोराइजेशन है, जो वाटर है, वो बहुत कम मात्रा में उनसे बाहर निकल पाता है, ठीक है। फर्स्ट रीजन तो ये हो गया। सेकंड रीजन है
जो प्रकाश संश्लेषण है कैक्टस के पौधे में, प्रकाश संश्लेषण इसके तने में होता है, ठीक है। दूसरे पौधों में कहां से होता है? पत्तियों की हेल्प से। और यहाँ किसमें होता है बच्चे? प्रकाश संश्लेषण इसके तने में होता है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम जल संरक्षण के लिए इसका तना मोटी मोमी परत से ढका होता है, ठीक है। जो तना है अगर वो किसी मोमी परत से ढका होगा तो क्या होगा? वेपोराइजेशन वहां से भी फिर कम होगा। एंड फोर्थ पॉइंट है इसकी जड़ें पानी के लिए मिट्टी की गहराई में चली जाती है। पौधे में, किसी भी पौधे में जड़ों का काम क्या होता है कि मिट्टी से जल को अवशोषित करना, और तने की हेल्प से फिर क्या करता है वो पानी जो है ऊपर चला जाता है सभी टहनियों में और पत्तियों में, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा कि जब जड़ों को पानी मिलेगा ही नहीं, उस समय पानी तो है नहीं, तो क्या होगी? जड़ें पानी को खोजते खोजते बहुत मिट्टी के गहराई तक चली जाती हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको सभी चीजें जो है 4 पॉइंट्स कैक्टस के पौधे के बारे में कि कैसे अपने आप को अनुकूलित कर पाता है समझ में आ गई होगी। रिपीट करते हैं। वातकोष सृजन करने के लिए इसकी पत्तियां कांटों से भरी हुई होती हैं। प्रकाश संश्लेषण इसके तने में होता है, जबकि दूसरे पौधों में पत्तियों में होता है। जल संरक्षण के लिए इसका तना मोटी मोमी परत से ढका होता है, जिससे भी क्या होता है? वातकोत्सर्जन बहुत कम हो पाता है। और इसकी जड़ें पानी के लिए मिट्टी में गहराई तक चली जाती है। आगे समझ। अब करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है फिलिंग द ब्लैंक्स। कैपाल पौधे एवं जंतुओं, पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं? अलग अलग, ठीक है, जो उन्हें आवास विशेष, आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं, डैश कहलाता है। हम लेसन में भी इस चीज को 2-3 बार कर चुके हैं, और अभी भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जिस परिवेश में हम रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आप को अगर ढाल लेते हैं, उसी वातावरण के अकॉर्डिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनुकूलन, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? अनुकूलन। ख पार्ट है स्थल पर पाए जाने वाले, स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास स्थान को डैश आवास कहते हैं। हमने लेसन में पढ़ा कि जो हमारे पौधे और जो जंतु हैं वो सिर्फ 2 तरीके के ही आवासीय स्थानों में पाए जाते हैं। एक क्या आ जाएगा बच्चे? जो स्थल पे रहते हैं वो स्थलीय आवास,
और जो जल में रहते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, जलीय आवास। तो यहाँ आपसे पूछा गया स्थल पर रहने वाले, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, स्थलीय आवास। यह पार्ट बच्चे जो हमने अभी डिस्कस किया कि वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं, डैश आवास कहलाता है। कैसा आवास कहलाएगा वो, जलीय आवास। ठीक है, दो तरह के आवास है आपके, स्थलीय आवास और जलीय आवास। नेक्स्ट है मृदा जल एवं वायु। मृदा जल एवं वायु किसी आवास के डैश घटक हैं। तो ये कैसे घटक है बच्चे, अजैव घटक। ठीक है, जीवित नहीं है ना, लेकिन इनके ऊपर हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट हैं। जो हम मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो मृदा पे भी डिपेंड है, जल पे भी और वायु पे भी, लेकिन ये कैसे हैं, अजैव घटक। तो इससे हमें क्या देखने को मिला, लेसन में भी है ये, पीछे आप देख सकते हैं कि जो जैव होते हैं वो अजैव पे डिपेंड करते हैं और जो अजैव होते हैं वो जैव पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं, जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं, डैश कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे बच्चे, उद्दीपन। ठीक है, इसके लिए चैप्टर में एक्टिविटी भी दी हुई है। उद्दीपन क्या होता है बच्चे, जैसे एकदम से हम अंधेरे कमरे में बैठे हैं, बहुत इजी एग्जांपल आपको बता रही हूँ। बहुत हम क्या करते हैं कि एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं, जैसे ही हम सूर्य की रोशनी में बाहर जाएंगे तो हमारी आंखें क्या करेंगी, झपकने लग जाएंगी। वो हमारी आंखों का क्या है, अनुक्रिया है हमारी उद्दीपन के लिए। ठीक है, क्योंकि वो जब तक उस सूर्य की रोशनी के लिए सेट नहीं हो जाएंगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उस प्रकाश को देखने के योग्य नहीं हो जाएंगी, तब तक क्या करेंगी, वो झपकती रहेंगी। ठीक है, तो यही होता है कि हमारे परिवेश में होने वाले, तो ये सब जो भी जीव जंतु हैं वो अपने परिवेश में होने वाली अनुक्रिया के लिए उद्दीपन करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कुछ सूची दी हुई है, कुछ जो के नाम दिए हुए हैं, उनमें से आपको निर्जीव वस्तुएं छांटना है। ठीक है, लिख देती हूँ, निर्जीव वस्तुओं को छांटना है। निर्जीव वस्तुएं आपको बतानी है। सूची आपको गिवन है, हल, छत्रक। छत्रक क्या होता है बच्चे, मशरूम। बहुत जगह पे उसकी सब्जी भी खाई जाती है। ठीक है, तो छत्रक क्या होता है, मशरूम। तो ये सजीव है एक तरह से। हल, छत्रक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जलकुंडी और केंचुआ। केंचुआ को क्या बोला जाता है, किसानों का मित्र। हमने लेसन में देखा कि केंचुआ क्या करता है,
जहां जहां से जाता है वो मिट्टी को खाते हुए जाता है और वेस्ट को बाहर निकालता जाता है। जो उसका वेस्ट है वो भूमि को बहुत ज्यादा उपजाऊ बनाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, किसानों का मित्र। ठीक है, तो इसमें से हमें निर्जीव वस्तुएं छांटनी है। बताओ क्या हल? सांस लेता है, छत्रक मशरूम है, सब्जी है। ठीक है, तो वो जब जैसे ही ऐसे है, मान लो छोटा सा बीज, तो कभी बड़ी भी होगी, बड़ी भी होगी, मीन्स वो क्या है, सजीव। ठीक है, सिलाई मशीन निर्जीव, रेडियो निर्जीव, नाव भी क्या है, निर्जीव। जलकुंभी एक तरह का पौधा है जो पानी के ऊपर, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सी हरी हरी सी पत्तियां होती हैं इसकी, तो ये भी जलकुंभी क्या हो जाएगा, सजीव। और केंचुआ भी क्या है, सजीव। ठीक है, ये तो आप अपने आप से भी कर सकते थे, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए। किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के 2 लक्षण पाए जाते हैं। जिसमें सजीवों के 2 लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो सजीव क्या करते हैं, सांस लेते हैं, है ना, चलते फिरते हैं, घूमते हैं। ठीक है, वृद्धि विकास करते हैं। ये सजीवों के लक्षण हमने इतनी सारी एक्टिविटीज में, लेसन में, लास्ट वीडियो में नहीं, उससे पहले वाले में, क्योंकि हम सजीव क्या होते हैं वो हम पहले वाली वीडियो में जान चुके थे। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देखना, उसमें सजीव के लिए इतनी सारी एक्टिविटी दी हुई कि कैसे हम जान सकते हैं कौन निर्जीव है और कौन सजीव है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम आंसर देंगे। आंसर आ जाएगा आपका, किसी ऐसी निर्जीव वस्तु जो एज ए सजीव रिएक्ट करती है। ठीक है, उसके लक्षणों को कुछ ना कुछ देती है, तो वो कौन आ जाएगी बच्चे, कार। ठीक है, लक्षण देखो फिर आपको समझ में आएगा। इसका लक्षण है, फर्स्ट लक्षण क्या करती है, यह है गति करती है, चलती है ना सजीवों की तरह, सजीव भी चलते हैं। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा, इसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे सजीव चलते फिरते हैं तो कार भी क्या होती है, गति करती है। और जैसे हमें खाने पीने से और इन चीजों से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो इसको भी क्या चाहिए, पेट्रोल, सीएनजी, डीजल, कुछ भी इसको चलने के लिए चाहिए, तो इसको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये इसके क्या है, सजीवों के 2 लक्षण हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई ऐसी चीज बता सकते हैं जो है तो निर्जीव, लेकिन वो कैसे शो हो रही है, सजीवों की तरह उनके कुछ लक्षणों को फॉलो कर रही है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बच्चे अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है कि आपको कुछ निर्जीव वस्तुएं ऐसी दी हुई हैं जो कभी पहले किसी सजीव का हिस्सा थी। ठीक है, तो वो बतानी है, मैं लिख देती हूँ, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। इसमें तो हमें डायरेक्ट क्या था, निर्जीव वस्तु को छांटना था, लेकिन इसमें कुछ अलग पूछा हुआ है, तो मैं लिख देती हूँ आपके लिए क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं, कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी। सजीव का अंश मतलब सजीव का हिस्सा थी। ठीक है, मतलब अब भले ही वो क्या हो, निर्जीव हो, लेकिन पहले वो किसी सजीव का हिस्सा रह चुके हो, उन चीजों को हमें छांटना है। आपको एक सूची गिवन है, सूची में क्या क्या दिया हुआ है देखिए। पहला है मक्खन, ठीक है, फिर है चमड़ा, फिर है मृदा, ऊन, बिजली का बल्ब, खाद्य तेल, नमक, सेब और रबर। ठीक है, देखो
आपको गिवन है मक्खन, चमड़ा, मृदा, ऊन, बिजली का बल्ब, खाद्य तेल, नमक, सेब और रबर। ये देखो पहला क्या है मक्खन, तो ये अब क्या है, भले ही अब निर्जीव लेकिन पहले क्या रह चुकी है, सजीव का अंश। कैसे रह चुकी है सजीव का अंश? मक्खन हमें कहां से मिला? दही से। दही किससे बनी? दूध से। दूध कहां से आया? भैंस, बकरी या गाय से। ठीक है, तो वो क्या है? सजीव। मक्खन हो गया। फिर है आपका चमड़ा। ठीक है, ये भी पहले किससे? किसी जंतु से प्राप्त किया गया, तो जंतु क्या था? सजीव। फिर है आपकी मृदा, ये नहीं आएगी। फिर है ऊन। ऊन भी क्या आएगी? किसी सजीव का अंश रह चुकी, क्योंकि कहां से हमें प्राप्त होती है? बकरी, भेड़, याक से। ठीक है, तो वो क्या है बच्चे? सजीव। ठीक है, तो ये आ जाएगा। बिजली का बल्ब आपका निर्जीव है और निर्जीव ही ये था। ठीक है, फिर है खाद्य तेल, ये हमें वनस्पति से मिलता है, जैसे कि किसी भी चीज का तेल आप लगा लीजिए, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, तो ये पहले सरसों का तेल, ये पहले क्या थे? सजीव पौधे थे। ठीक है, फिर नमक, हमने लास्ट लेसन में हमने रीड किया था कि नमक को कैसे बनाते हैं, कि समुद्र के जल को एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं और फिर जो वाटर है वो वेपोराइज होकर उड़ जाता है, नीचे क्या बच जाता है? नमक। तो ये सजीव का हिस्सा ना पहले थी ना अब है। ठीक है, और सेब, ये भी क्या है? सजीव का हिस्सा रह चुकी है, क्योंकि एक पेड़ पे लगता है, पेड़ क्या है? सजीव। और रबड़ भी किसी पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो ये सब जो चीजें हैं जो मैंने अंडरलाइन की हैं, ये पहले किसी सजीव का हिस्सा रह चुकी है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सजीवों के विशिष्ट लक्षण। सजीवों के विशिष्ट लक्षणों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, हमें बताने हैं सजीवों के लक्षण जो हमने लेसन में विद एक्टिविटीज सीखी हैं। ठीक है, बिल्कुल प्रूफ के साथ, तो आप वीडियो को देख सकते हैं, लेसन रीडिंग वाली को। अब हम करते हैं आंसर। देखिए, पहला हो जाएगा सजीवों को क्या होती है बच्चे? भोजन की आवश्यकता। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? सजीव जो है वो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। देखा है ना कि पहले क्या करेंगे? भोजन लेते हैं हम सभी, और उसी भोजन के विटामिन, प्रोटीन से फिर क्या होता है? हमारी वृद्धि और विकास होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम श्वसन करते हैं, मतलब कि सांस लेते हैं। फिर है कि उद्दीपन करते हैं। कोई भी अनुक्रिया हमारे सामने आ जाती है, जैसे क्या हो गया? ठंड हो गई तो हम ठंड के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने लग जाते हैं, गर्मी हो गई तो हम गर्मी के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने लग जाते हैं, खाना पीना भी चेंज हो जाता है, तो उसी अकॉर्डिंग क्या करेगी? हम उद्दीपन करते हैं। फिर है उत्सर्जन, मतलब वेस्ट को बाहर निकालना, हम क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। और उसके बाद है प्रजनन। प्रजनन मतलब कि मनुष्य है तो वो अपने जैसे बच्चे पैदा करता है, तभी तो ये सृष्टि एज इट इज चल रही है, बनी हुई है। ठीक है, हाथी है तो हाथी के जैसे बच्चे पैदा करता है, तो जो अपने जैसे और प्राणियों को जन्म देते रहना, ये भी एक सृष्टि का नियम है। तो वो क्या जाएगा? वो सजीवों का एक लक्षण है, चाहे वो भले ही पेड़ पौधे हों। आपने देखा होगा बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं, अगर हम उनका बीज डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा? उसी के जैसा पौधा बनकर तैयार हो जाता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी हम कलम काट के लगाते हैं, कली का जिसको बोलते हैं, तो वो लगाते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि एक पौधा बन जाता है। ठीक है, तो ये हम लेसन में सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो उसी को हम बोलेंगे प्रजनन। और लास्ट में रह जाता है कि गति करते हैं, चलते फिरते हैं, तो वो क्या आ जाएगा? आपका सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण। ठीक है, देख लीजिए, भोजन की आवश्यकता होती है, वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, अनुक्रिया के लिए उद्दीपन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, प्रजनन करते हैं और गति करते हैं। ये सब सजीवों के क्या है? लक्षण। चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले, घास के मैदानी, क्वेश्चन नंबर 8 है, घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं में रहने वाले
जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है? तो स्पेशलिटी में आपको दिया भी हुआ है, घास स्थल आवासों में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। जो घास के मैदान जो होते हैं, घास स्थल जिनको बोला जाता है, उनमें क्या होता है बच्चे, सिर्फ छोटी छोटी सी ना घास होती है, वहाँ बहुत बड़े पेड़ पौधे झाड़ियाँ ऐसे बहुत बड़े बड़े वृक्ष नहीं पाए जाते, बहुत अगर पाए जाते तो बहुत कम मात्रा में पाए जाते। तो वही पूछा गया है कि ऐसे स्थानों पर जो जंतु रहते हैं उनको अपना अस्तित्व, उनको जीवित रहने के लिए तीव्र गति की आवश्यक क्यों है? तो उनको तीव्र गति की आवश्यक है शिकारी जंतुओं से बचने के लिए। ठीक है, तीव्र गति की आवश्यकता है शिकारी जंतुओं से बचने के लिए। इसका एग्जाम्पल आप लेंगे, उदाहरण लेंगे आप हिरण। ठीक है, उदाहरण ऐसे पूछने रखा, आपको याद करने के लिए बता देती हूँ। हिरण की जो गति होती है वो बहुत ही तेज होती है। ठीक है, और वो क्या करता है, घास खाता है। लेकिन शेर भी उधर होगा तो शेर क्या खाता है, हिरण को खाएगा। ठीक है ना, क्योंकि शेर क्या है, मांसाहारी है। तो उस शेर का शिकार बनने से बचने के लिए भगवान ने ऑटोमेटिक हिरण को क्या दी हुई है, बहुत फास्ट स्पीड दी हुई है, ताकि वो उसका शिकार होने से बच जाए। ठीक है, ये थे भैया आपके क्वेश्चन नंबर 9 के लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, कंप्लीट हो गए हैं। किसी बच्चे को कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। अच्छे से समझ आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मोटिवेशन के लिए एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी सीरीज स्टार्ट हुई है, बहुत आगे तक चल रहा है। ठीक है, सो थैंक यू।